Hello, friends. A very good evening to you again. So, today we are here with the lecture number 5th of the series that we started some days ago. So, पहले lectures में हम किन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं. Lecture number 1 was about simple stresses and strains. So, lecture number 2 was about the mechanical properties of material. Lecture number 3 में we read about the elastic constants. And lecture number 4 जो कि हमने कल पढ़ा, we read about what? The complex stresses and strains. ठीक है. होप अभी तक के सारे लेसन्स जो हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको क्लियर होंगे. सो टुडे वी स्टार्ट विथ स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट एनर्जी. ओके guys, you know that I am presenting this course through Wahid Sir's Academy. Okay, so let's get started. तो सबसे पहले समझते हैं ये स्ट्रेन एनर्जी क्या है. ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी को समझने के लिए हम अपनी एज ओल्ड प्रॉब्लम लेकर आते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अ स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल फॉर्म. ठीक है, उसको सस्पेंडेड रखा है. एंड व्हाट वी आर डूइंग कंसेक्यूटिवली इज दैट हर एक स्टेप के साथ साथ हम इस पर लोड जो है बढ़ाते जा रहे हैं. तो स्टेप 1 में हमने इस पर लोड लगा दिया से P1 एंड इसकी वजह से आप देख सकते हैं इस पर आ रहा है कुछ एक्सटेंशन. ठीक है, इसकी लेंथ एलोंगेट हो रही है एंड यू कैन सी दिस एक्सटेंशन. ठीक है, दिस मच. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम फिर से इस पे लोड बढ़ा रहे हैं और इसके चलते फिर से इस पे एक्सटेंशन आ रहा है. अगेन वी आर इंक्रीजिंग द लोड, अगेन वी सी दिस एक्सटेंशन. नाउ इफ वी एनालाइज द हाइट ऑफ दिस लोड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सिस, से हम रेफरेंस के लिए ये एक एक्सिस ले लेते हैं. ओके, लेट मी सी इफ यू कैन मूव दिस हियर. नो, तो इस रेफरेंस को जो हम लेते हैं, सो वी विल सी दिस हाइट ऑफ लोड 1 फ्रॉम दिस, से दिस इज H1. तो आगे चलकर जो है ये हाइट कम होती है, आगे और कम हो रही है, और लास्ट स्टेप के चलते चलते तो हाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, राइट. सो we know that potential energy is equal to m into g into h. So it is directly a function of height. That means in this particular case we are losing out on what? On potential energy. हमारी यहाँ पर कम जो हो रही है that is potential energy. बट क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये नहीं जानते कि जो एनर्जी है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो इस पर्टिकुलर केस में ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? यू कैन जस्टिफाई दिस बाय दिस मैकेनिज्म. अगर इस नेक्स्ट स्टेप में हम इस लोड को हटा दें, जस्ट ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस लोड को हटा दूं, व्हाट हैपन्स इज दैट ये जो स्प्रिंग है, अगर हमने लोड इसे इलास्टिक लिमिट के विद इन ही किया है, यू विल सी दिस स्प्रिंगिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. आप देखेंगे ये अपनी फिर से उसी पोजीशन को जो है इख्तियार कर लेगा, राइट. तो ये आपने जो काम किया था या जो ये लॉस ऑफ पोटेंशियल हुआ इतने सारे केसेस में, हमने इसे कैसे जस्टिफाई किया कि ये स्टोर हो गया था उसी स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ दिस इलास्टिक एनर्जी. ओके, और लोड के हटते ही आपने देखा वो इलास्टिक एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट हो गई, राइट. तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हमने ये समझा कि जब भी किसी बॉडी को आप स्ट्रेन करते हैं, उसमें एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी को आप स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं. तो आज के बाद आप इस नाम से ही पता आपको याद आ जाएगा दैट दिस इज द एनर्जी दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेनिंग इफेक्ट. तो आपने किसी बॉडी को स्ट्रेन किया, उसमें आ गई स्ट्रेन एनर्जी. नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड इन स्ट्रेचिंग द बॉडी. सो ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो इस पे काम हुआ इस स्प्रिंग पे, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस किसने काम किया? उस लोड ने, जो हम हर एक स्टेप में बढ़ाते गए, दैट वॉज स्टोर्ड, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, वो उसी वर्क के बराबर हुआ. फिर जब ये स्प्रिंग जो है वापस अपनी पोजीशन में गया, ये इसी मैग्नीट्यूड से गया कि जितना हमने इस पर वर्क किया था, राइट. सो दैट वाज अबाउट स्ट्रेन एनर्जी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स. अब इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. चलिए यहाँ पर इसको एक क्विक रिविजन दे देते हैं. सो व्हाट इज़ रेजिलियंस? तो आपको लेक्चर 2 से याद होगा ये ग्राफ, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी एक स्पेसिमन पर टेंसाइल लोड अप्लाई करने की. एंड आई हैड सेड दैट अगर ये स्ट्रेस जो है हम इलास्टिक लिमिट के विद इन करते हैं, तो जब हम लोडिंग कर रहे थे, अगर ये कर्व फॉलो करता है दिस, सो इफ द स्ट्रेस इज विद इन इलास्टिक लिमिट,
just a second. If the stress is within elastic limit, it will follow the same curve on unloading. अगर आप इस लोड को अब हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि फिर से ये कर्व जो है रिपीट कर रहा है, फिर से ये कर्व, ये इसी कर्व के अलॉन्ग जो है मूव कर रहा है ऑन अनलोडिंग. ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट वी हैड सेड दैट दिस इज ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी, बिकॉज हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो है इसे लोड किया. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैड सेड कि रेजिलियंस क्या है, वी हैड सेड कि रेजिलियंस यही स्ट्रेन एनर्जी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी है जो किसी बॉडी के एक वॉल्यूम में स्टोर होकर, ठीक है, स्टोर रहे और जैसे ही आप अनलोडिंग करें वो आपको मैनिफेस्ट करे. सी, this is total strain energy which can be stored in the given volume of the metal and can be released after unloading. ये थी हमारी resilience. ठीक है, तो वहाँ पर हमने बात की थी और एक चीज़ की जो था मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. ठीक है, बट उस लेक्चर में जिस चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की थी दैट वाज प्रूफ रेजिलियंस. ठीक है, तो उस लेक्चर में आई हैड सेड दैट modulus of resilience is nothing but this is the maximum value of strain energy per unit volume. ठीक है, but proof resilience क्या है? Proof resilience is this, ये जो आपका न्यूमरेटर में दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलियंस है. सिंपली पुट प्रूफ रेजिलियंस इज दैट. तो इस को यहाँ से देखते हैं. सो रेजिलियंस, लाइक आई सेड, इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी इज रेजिलियंस. ओके, व्हेनेवर स्ट्रेनिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रेन बॉडी द बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क. जैसे ही हम लोड रिमूव करेंगे ये बॉडी जो है अब वर्क करने के केपेबल है. So resilience is the capacity of a strained body for doing work on removal of straining force. So simply ये वो strain energy है जो इसमें store हो गई. तो like I said, अब proof resilience क्या है? इसी का maximum value. So maximum strain energy stored in body, it is called as proof resilience. Okay, strain energy stored in body will be maximum when body is stressed up to elastic limit. उस particular lecture में भी मैंने आपसे कहा था कि जब हमारा elastic limit और yield stress, ठीक है, कोइंसाइड करे, उस पर्टिकुलर केस में रेजिलियंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा जो कि है प्रूफ रेजिलियंस. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स दिस मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस व्हिच इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे और फाइनली जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जिससे जो है आप इस पर बनने आने वाले क्वेश्चंस कभी गलत करके नहीं आएंगे. तो पहली चीज़ हो गई रेजिलियंस. व्हाट डिड आई से? इट्स द टोटल स्ट्रेन एनर्जी. ओके, देन द सेकंड थिंग वाज प्रूफ रेजिलियंस, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी और मैक्सिमम रेजिलियंस. एंड फाइनली मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, आपका प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम. राइट, सो नाउ लेट्स गेट मूविंग टू द वेरियस केसेस. तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ लोडिंग हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं. आई सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोडिंग. ग्रेजुअल लोडिंग हो गया, सडन लोडिंग हो गया, एंड देन देयर इज आल्सो इम्पैक्ट लोडिंग. अब ये 3 क्या होते हैं और इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको आगे देती हूँ. नाउ इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू सी कि जब हम किसी मटीरियल को ग्रेजुअली लोड करते हैं, ओके, तो उस वक्त पे स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है. So case number 1 is strain energy stored in a body when the load is gradually applied. Just a second. Okay. तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा एक बॉडी में जब आपका लोड इस क्या टाइप? ग्रेजुअल टाइप. तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल जो है आप एक क्रेन से समझ सकते हैं. ठीक है, से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है आप किसी बॉडी को इस प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ये जो अनलोडिंग है ये बहुत आहिस्ते हो रही है. ठीक है, लोड जो है आपका 0 टू सम वैल्यू आ रहा है, दैट इज़ ग्रेजुअल लोडिंग. तो जो ये क्रेन से लोडिंग हो रही है इसमें पहले जो ये मटेरियल है ये पहले प्लेटफॉर्म को टच करेगा. ठीक है, धीरे धीरे लोड जो है बढ़ता जाएगा. फाइनली जो इस बॉडी का टोटल लोड है वो इस प्लेटफॉर्म पर एक्ट करेगा. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. तो इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रेन एनर्जी का क्या वैल्यू होता है वो देखते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विल बी U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2E, दैट्स 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू वॉल्यूम. अब आप अपने पास एक रफ नोटबुक रख लीजिए जिसमें आप जो है इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं. ठीक है, सो स्ट्रेन एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर केस विल बी
सिग्मा स्क्वायर बाई सिग्मा आपका लगने वाला स्ट्रेस है ड्यू टू दिस लोड, सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E इनटू वॉल्यूम। तो ये थी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बारे की बात। अब इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो हियर्स अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार, जो कि है 2 मीटर्स लॉन्ग। ओके, तो पहले जो हमें चीज़ें दे रखी हैं उन्हें देख लेते हैं। सो द लेंथ इज 2 मीटर्स, ओके, and its width is what? Its width is 50 mm. So B is equal to 50 mm. Okay, and then what we are given is 40 mm इसकी thickness है, so your T is 40 mm. Okay, and this is subjected to a tensile load of 60 kilonewton. तो आपको P जो है वो दे रखा है 60 किलो न्यूटन। ओके, एंड E हैज़ बिन गिवन एज 200 गीगा पास्कल। तो इसमें हमें जो निकालना है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो लाइक आई सेड, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है? वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस सिग्मा, ओके, देन दिस वॉल्यूम। तो E का वैल्यू जो कांस्टेंट है जो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इस केस में हम निकालेंगे स्ट्रेस। तो हम जानते हैं स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है दैट्स इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्या हम लोड जानते हैं? डेफिनेटली जानते हैं। लोड जो है 60 किलो न्यूटन दिया दे रखा है, सो दिस इज इक्वल टू 60। इफ यू टॉक अबाउट सिग्मा इट इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। तो इसे हम जो है सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आगे चलकर भी आपका आंसर जो है न्यूटन्स में आएगा। तो चलिए किलो को कन्वर्ट करते हैं इनटू 3 न्यूटन्स, ठीक है। एरिया जो है, नाउ व्हाट विल बी द एरिया इन दिस पर्टिकुलर केस? तो जो एरिया होगा दैट विल बी बी इंटू टी, बी इंटू टी। तो आपके बी का वैल्यू है 50 mm और आपके थिकनेस का वैल्यू है 40 mm। नाउ दिस विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ सिग्मा इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए आ जाएगा 30 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इज, तो स्ट्रेस तो निकल गया, नाउ वॉल्यूम। अब इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एरिया यू ऑलरेडी नो दैट इज विड्थ इनटू थिकनेस। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई लेंथ से कर दें तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखेंगे वॉल्यूम का वैल्यू विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब। ओके, सो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब। तो आपके फाइनली स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2E मल्टीप्लाइड बाय V। तो सिंपली जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे यू विल सी दैट आपका आंसर आ जाएगा 9 किलो न्यूटन्स mm। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो यूनिट्स हैं दैट दे विल बी न्यूटन मीटर और इन दिस केस किलो न्यूटन mm, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज दिस इज एनर्जी, राइट। तो आप इसे घर पर सॉल्व कीजिए एक बार। Now with that we come to case number next, which is strain energy stored in a body when the load is suddenly applied। अब ये तो थी ग्रेजुअल लोड की बात। तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए आपको क्या याद रखना है? इस पर्टिकुलर केस में ये बिल्कुल सिमिलर है पहले केस की तरह ही, बस इसमें लगने वाला जो स्ट्रेस है द सिग्मा डैश मान लेते हैं, वो हो जाता है 2 टाइम्स सिग्मा। सिर्फ आपको इसमें ये वाली चीज़ याद रखनी है। देखिए लोड सेम है, जितना आप लोड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ द सेम, बट अगर वो सडनली अप्लाई हो रहा है और अगर वो ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है तो उससे पैदा होने वाला स्ट्रेस डिफरेंट है, ठीक है। इन सडनली अप्लाइड केस इट विल बी 2 टाइम्स। अब आप कहेंगे कि सडनली अप्लाइड की हम क्या एग्जाम्पल माने, ठीक है, हम इसको भी इसी क्रेन से ही समझते हैं, क्रेन वाली एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर केस में, तो इसी पर्टिकुलर क्रेन वाले केस में हम मान के चलते हैं कि जी प्लेटफॉर्म जो है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्रेजुअल लोड में क्या हो रहा था, ये पहले टच करता है इस प्लेटफॉर्म को ये लोड, राइट, और धीरे धीरे होकर जो है लोड इस पर बढ़ता चला जाता। अब किसी वजह से जो है अचानक से ये ब्रेक हो जाती है ये चेन, ठीक है, और आहिस्ता ग्रेजुअली अप्लाई होने की जगह पर इस पर पड़ता है एक सडन लोड। ओके, क्या आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं?
हाइट बहुत कम है, ऑलमोस्ट ये इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद जो इसका जो है लोड का जो ट्रांसफ़र होता वो ग्रेजुअल होता, बट क्योंकि चेन ब्रेक हो गया तो द लोड ट्रांसफ़र इज सडन। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सडनली अप्लाइड लोड। और इसी केस में जो आपका स्ट्रेस होता है दैट इज़ 2 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ सिग्मा ग्रेजुअल। ओके, तो बाकी की जो फॉर्मूला है यू के लिए दैट विल रिमेन द सेम, सिग्मा डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे भी आप एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप में से जो लोग इसे जिनको मुश्किल लगता है और जिनसे सॉल्व नहीं हो पाता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम इसे आगे क्लास में जो है डिस्कस कर सकें। तो ये थी this suddenly applied load. Now with that we come to strain energy stored in a body when the load is applied with impact. ठीक है, अब ये impact force क्या है, फिर से हम इसे जो है क्रेन वाली एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इम्पैक्ट लोड की बात कर रहे हैं, से हमारा प्लेटफॉर्म अभी बहुत दूर है इस क्रेन से। ओके, और इस क्रेन को जो है फाइनली इस लोड को इस प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप करना है। लेकिन आप समझिए कि इस पर्टिकुलर केस में अभी क्रेन का जो ये जो लोड है बहुत ऊपर है इस प्लेटफॉर्म से। अब इस केस में से ये चेन जो है किसी वजह से ब्रेक हो गया और इस लोड को ड्रॉप होना पड़ा सडनली थ्रू दिस हाइट h ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में लगने वाले लोड को हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड। तो एक तो इसमें सडन तो आ ही गया, सडनली लोड, ठीक है, जो ट्रांसफर था लोड का वो सडन तो हो ही गया। इसके अलावा इस हाइट के चलते, इस हाइट की वजह से इस पे जो लोड लगा दैट वाज विद अ इम्पैक्ट, वो एक थ्रस्ट के साथ लगा। ओके, सो दैट इज योर इम्पैक्ट लोड। Now, what is the value of strain energy in case the load applied is impact? Okay, if the load is impact type, तो the strain energy इस केस में हो जाएगा दोस्तों that will be P divided by A. Okay, P आपका लोड हो गया, A आपका बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2AEH डिवाइडेड बाई P इंटू L। अब दिखने में ये फॉर्मूला भयानक लग रही होगी, बट इसे बार बार इस पर क्वेश्चंस और इसे प्रैक्टिस करने से जो है आपको ये मेमोराइज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज P बाई A 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2AEH डिवाइडेड बाई P इंटू L। तो इसमें से कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका हमें पता है कि क्या है। तो P जो है आपका सिंपली इम्पैक्ट लोड हो गया, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर E जो है दैट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, P अगेन, एंड L इज द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर ये H क्या है, डू वी नो अबाउट दिस? येस, डेफिनेटली वी नो। ये हाइट वही हाइट है जिससे जिस लोड को जो है ड्रॉप होना पड़ा था। ठीक है, दिस इज दैट height. So this was about when the load is applied with impact. So based on this, let's solve this simple question. A 2 meter long alloy bar of 1500 mm square, just a second, of 1500 mm square cross sectional area, तो हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। It hangs vertically, ठीक है, vertically hang कर रही है। It has a collar securely fixed at its lower end, तो नीचे जो है इसके collar दे रखा है। Find the stress induced in the bar, okay, where a weight of 2 kilonewton falls from a height of 100 mm on the collar, and take E is equal to 120, and also find the strain energy stored in the bar. तो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में हमें कौन सी चीज़ें दे रखी है। सो वी आर गिवन द लेंथ, ओके, विच इज़ 2 मीटर्स, तो कन्वर्ट कर लीजिए इसके mm में। देन वी आर गिवन एरिया, वी आर गिवन द लोड, वी आर ऑल्सो गिवन द हाइट जिससे ये फॉल हो रहा है, और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है इन गीगा पास्कल्स, तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे इन पास्कल्स और न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। Right, now what do we have to find is we'll find the stress, and then correspondingly we'll find the strain energy. One thing that I did not mention in the previous case is the stress, ठीक है, is the P by A. Just a second. नाउ स्ट्रेस इन व्हाट केस, स्ट्रेस तो हमने डिस्कस कर लिया ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, बट स्ट्रेस हमें क्या, कौन से वाले केस में, जब इस इम्पैक्ट लोड के वजह से आने वाली डिफॉर्मेशन बहुत कम हो कंपेयर्ड टू द हाइट।
जिससे इसे फॉल करना हो, ठीक है। जिस हाइट से फॉल करके ये लोड लग रहा है, ओके, दिस हाइट h, इफ दैट इज ग्रेटर कंपेयर टू दिस डेल्टा, जो इसमें डिफॉर्मेशन आता है इस इम्पैक्ट लोड की वजह से, इन दैट केस आप सिंपली यू विल रिमेंबर दैट इन दैट केस डेल्टा बिकम्स, वो लंबी चौड़ी जो हमने फॉर्मूला अभी देखी उसके बजाय आपका जो स्ट्रेस बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू द लोड इनटू द हाइट ऑफ फॉल डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ। तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे आप देखिए, आपको हाइट ऑफ फॉल कितना दे रखा था, इट वाज 100 mm, एंड देन व्हाट वी हैड टू फाइंड वाज द स्ट्रेस। इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो, बिकॉज इस पर जो एक्सटेंशन है बार का वो स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा, ड्यू टू स्मॉल वेट ऑफ 2 किलो न्यूटन एंड लार्ज वैल्यू ऑफ एच, विल ऑल्सो बी यूजिंग सिमिलर फॉर्मूला, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, लेट मी राइट इट देयर ओनली, वहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। So stress is equal to, like I said, under root of 2 times modulus of elasticity PH divided by A into L। तो क्या हम हर एक चीज़ का वैल्यू जानते हैं, P का भी वैल्यू जानते हैं, H भी दिया है। नाउ E is also given, area is also given, length is also given। तो जब आप इसे निकालेंगे, ठीक है, तो it will give you a value of 126.5 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। गाइज डू सॉल्व इट, इससे जो है आपको ये फॉर्मूलाज जो है याद ही हो जाएंगी, देन यू डोंट हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है, प्रैक्टिस से यू विल मेमोराइज देम। तो व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, उसके बाद क्या हमें स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना मुश्किल है? नहीं। फिर जो जनरल फॉर्मूला है जो GVL में थी, जो सडन लोड में आई फॉर्मूला, तो वही है, बस यहाँ स्ट्रेस डिफरेंट है। सो देन यूल अप्लाई द सेम फॉर्मूला of U, that strain energy is equal to sigma square divided by 2E into वॉल्यूम। ओके, आप सिग्मा जानते हैं, आप E जानते हैं, आप वॉल्यूम जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। एरिया तो आप निकाल चुके हैं, B इंटू टी। ओके, तो आपका एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। हियर इन दिस केस द लेंथ इज आई थिंक 10, व्हाट वाज द लेंथ, इट वाज 2 मीटर्स, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 3 से, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम and then you will find the value of strain energy। तो you will check that will be equal to 200 न्यूटन मीटर। तो आपका आंसर जो स्ट्रेन एनर्जी का है वो ये आएगा। So let's get moving to the next case। So now the fourth case is strain energy stored in a body due to shear stress। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी शेयर स्ट्रेस के वक्त क्या होगा। तो चलिए मानते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस टाउ, इसकी वजह से इसमें आने वाला जो स्ट्रेन है दैट इज़ फाई, दैट इज़ योर शेयर स्ट्रेन। सो पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शेयर मॉड्यूलस की। वी नो दैट दिस टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस शेयर स्ट्रेन एंड टाउ विल बी इक्वल टू योर मॉड्यूलस ऑफ योर शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं C से, N से या G से, मल्टीप्लाइड बाय फाई। Okay, we already know this। Now what we don't know is the strain energy which is stored in a body due to shear stress। तो उसका वैल्यू क्या होगा उसे समझ लेते हैं। So that you will remember as U in this case will be tau square, ठीक है, जो यहाँ पर अप्लाई टाउ कर रहे हैं, दैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स योर शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, 2G और 2C और 2N मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बहुत आसान है, इसे याद रखिए। इसके बाद आपको टॉर्शन वाली जो फॉर्मूला है उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे ही हम हाफ कर देते हैं एंड दैट इज़ योर फॉर्मूला फॉर टॉर्शन। सो स्ट्रेन एनर्जी इन दिस केस इज टाउ स्क्वायर बाय 2G इंटू V। ओके, तो चलिए चलते हैं टॉर्शन वाले केस पर। सो नाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू टॉर्शन। तो समझिए एक हमारे पास एक शाफ्ट है जिस पे हमने टॉर्क T अप्लाई कर दिया। ओके, तो इसकी वजह से अब यहाँ पर दो केसेस आएंगे फ्रेंड्स, एक तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट वाला, और अगर आपने अप्लाई किया टॉर्क ऑन अ हॉलो शाफ्ट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वाला करते हैं। सो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में योर स्ट्रेन एनर्जी लाइक आई सेड शेयर जैसी ही है, टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो वहाँ पर 2C था या 2G था, यहाँ पर 4C हो जाएगा एंड सिंपली इनटू V, ठीक है, तो इसे आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, ये तो थी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। तो अगर आपका शाफ्ट जो है हॉलो है, जिसका इंटरनल डायमीटर स्मॉल d है, ठीक है, और एक्सटर्नल डायमीटर से कैपिटल D है, कैपिटल D,
ठीक है. In that case, what will be the value of the strain energy? U will be equal to tau square by 4c. ठीक है. D square plus small d square divided by capital D square into volume. ठीक है. हैंड राइटिंग इज रियली गेटिंग वर्स बाय द डे. तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे U इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 4c. ठीक है. यहाँ तक तो हमारी सेम वो सॉलिड वाली शाफ्ट वाली फॉर्मूला है. ठीक है. टाउ स्क्वायर बाई 4c इंटू वी. तो इसमें एडिशन क्या है? इसमें एडिशन जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन है, डी स्क्वायर, ओके, प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी स्क्वायर. तो बाकी जो है ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट जैसे ही फॉर्मूला है. सो दैट वाज अबाउट टॉर्शन. तो यहाँ पर छोटे छोटे और केसेस हैं आपके पास. तो देन नाउ कम्स द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ऑफ वेरियस सेक्शंस. अब मान के चलते हैं हमारी बॉडी जो है डिफरेंट सेक्शंस की बनी हुई है, चाहे इनका एरिया डिफरेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, मे बी मटीरियल भी डिफरेंट है. इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से E1 है, इसका E2 है. ठीक है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस स्ट्रेन एनर्जी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं लोड, वेदर एनी टाइप ऑफ लोड, व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी? ओके. तो इन दिस पर्टिकुलर केस स्ट्रेन एनर्जी इज ओनली एड अप. तो स्ट्रेन एनर्जी जो टोटल बार की होगी दैट विल बी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बार नंबर 1. ठीक है. पहले आप इसके लिए निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी, देन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बार नंबर 2 एंड देन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बार नंबर 3. जितने भी बार्स आपके पास होंगे तो इट विल सम अप. ओके. सो समेशन ऑफ ऑल. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आप ये देख सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं द क्वेश्चन से अ यूनिफॉर्म टेंशन बार, just a second, a non-uniform tension bar 5 meters long is made up of 2 parts. ठीक है. जैसे आप देख सकते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक पार्ट का डिफरेंट है, लेंथ भी अलग अलग है. ठीक है. और इसमें आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है. तो इसमें हम कैसे करेंगे? पहले हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे part number 1 का, and then we'll find the same for part number 2 and then we'll simply add this. So with that we come to the 7th case which is the strain energy stored in a body due to bending moment. तो इसके लिए जो आप याद रखेंगे, bending moment जब अप्लाई कर रहा है किसी बॉडी पे तो उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी जो लगेगा that will be m square L. So L is the total length of the body whole divided by 2 times modulus of elasticity multiplied by I. ठीक है. विच इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब जो ये ई आई है इससे हम फ्लेक्सरल रिजिडिटी भी कहते हैं. ओके. इट विल एनीवे कम जब हम आगे बीम्स पढ़ेंगे. तो इसे जो है हम कहते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी. ठीक है. सो इन केस ऑफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग और दिस बेंडिंग मोमेंट, तो इन दैट केस स्ट्रेन एनर्जी विल बी m square L by 2 EI. ओके. एंड देन द लास्ट केस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर अ प्रिज्मेटिक बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट. पहले तो समझते हैं ये प्रिज्मेटिक का क्या मतलब है. ठीक है. तो प्रिज्मेटिक बार का ये मतलब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो थ्रू आउट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में इसका एरिया एक जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिज्मेटिक बॉडी. तो अब सेल्फ वेट की वजह से एक बॉडी पर कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाता है. ओके. सो अगर हमारे पास ये बॉडी दे रखी है, ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एल है इसकी लेंथ एंड टोटल वेट इसका डब्ल्यू है, या आपके पास जैसे मैंने पहली क्लास में भी कहा वेट पर यूनिट वॉल्यूम दिया रहेगा विच इज द स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी. तो इन दैट केस योर फॉर्मूला दिस लेमडा और स्मॉल w दिया रहेगा विच इज योर वेट डेंसिटी कैपिटल W बाई V. तो स्ट्रेन एनर्जी विल बी एरिया इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू L क्यूब डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं कि आपने इसे सच में समझा या नहीं. जस्ट अ सेकेंड. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यस स्ट्रेन एनर्जी इज. तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है दोस्तों? मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेस्ड इन द इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेस्ड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट और नन ऑफ द अबव. तो सिंपली इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, दिस बी एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड इन द इलास्टिक लिमिट. राइट. So question number 2 is total strain energy stored in a body is known as. तो अभी हमने पढ़ा कि जो total strain energy किसी बॉडी में स्टोर होती है that is known as resilience. Maximum value of resilience is proof resilience and then the proof resilience per unit volume is modulus of resilience. So with that we come to question number 3 which is strain energy stored in a body when load is gradually applied. तो we said it is sigma square 2E
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो कौन सा मैच कर रहा है इस वाले इसके साथ? सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. And then the question is the stress in a body if suddenly loaded is dash times the stress induced when the same load is applied gradually. तो क्या होता है, अभी हमने देखा कि अगर सडनली अप्लाई होता है लोड देन द स्ट्रेस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द स्ट्रेस which is induced when the same load is applied gradually. तो इसके आपके ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, इसका सी ऑप्शन जो है ट्वाइस है हियर, ठीक है. सो दैट इज द आंसर. So the next question is the strain energy. Okay, we already did this. The strain energy stored in a body is resilience. ठीक है. Now, proof resilience is a mechanical property of materials which indicates their capacity to bear shocks. So third का जो आंसर है, now if sigma p be the proof stress or a maximum stress to which the bar is stressed up to elastic limit, तो modulus of resilience क्या होगा? ये हम already कर चुके हैं पहली classes में. I had said this is proof resilience का square और in that case it was yield stress का square by 2 times E. So here option B will be correct. Okay. Then question number 4, the stress due to suddenly applied load is dash times that of GVL. अभी किया हमने 2 times. So the answer is A. The answer is A. So the shearing strain energy for a block of material per unit volume subjected to a constant shearing stress. तो अभी हमने देखा it was tau square by 2C. ओके, इनटू वॉल्यूम, दैट्स वाज द स्ट्रेन एनर्जी. तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, तो ये वॉल्यूम जो है वॉल्यूम के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो इट इज टाउ स्क्वायर बाई 2C. तो कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है? इट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. सो 6th क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, तो स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन इज, आई सेड आप याद रखेंगे जो स्ट्रेन की फॉर्मूला है उसको आप डिवाइड करेंगे बाय 2. सो इसका आंसर हो जाएगा टाउ स्क्वायर बाई 4C. Okay, and then the last question, strain energy U caused by bending is, तो आपको options नहीं दिख रहे होंगे. और can I zoom it? Just a second. No, we cannot zoom it. तो इसका जो आंसर है, just a second, इसका जो आंसर है we know it is m square divided by, just a second, 2, are we recording? Yes, m square divided by EI multiplied by the total length. तो यहाँ पर total length नहीं दिया था, it was given integral of dx. That means you have to integrate it over the entire length, and in any case ये बन जाती है आपकी फॉर्मूला m square L by EI. Okay, sorry, m square L by 2EI. Okay, and here 2EI again. तो आपको इंटेग्रल फॉर्म में दिया हो या सिंपली L कैपिटल L जो है टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया हो, मीन्स द सेम थिंग. तो जो स्ट्रेन एनर्जी है ड्यू टू बेंडिंग विल बी m square L by 2EI. Okay, so the correct option here I think was C. Even I cannot zoom it. तो okay, so we know the correct answer. So that was about it. ये था strain energy and impact loading. तो next lesson में maybe we start with the shear force and bending moment. Okay, we'll decide that, or you suggest what we should start tomorrow. So thank you so much. Okay, take care of yourself, and till then, bye bye and keep learning.